वेलकम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज अमित सिंह। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। मैं आज लगभग 10 सालों से मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए ट्यूशन ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाया करता था। इसके बाद आप लोगों के लिए मैं एक गेस्ट पेपर भी निकालता था मैट्रिक का, साई मॉडल सेट। इससे बहुत बच्चे लोग पढ़ के इससे लाभ उठाते थे एग्जाम में। देखिए भाइयों बहनों, मेरा मेन मकसद होता है मैट्रिक के विद्यार्थियों को जितना बन सके उतना हेल्प करना, चाहे वो झारखंड की कोई कोना में हो। तो अब देख रहे हैं कि कोरोना काल में अब सभी बच्चों का ट्यूशन स्कूल सब बंद है। अब उनके पास पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। एक ही विकल्प बचा हुआ है, ऑनलाइन। इसलिए हम कल से ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट किए हैं। ऑनलाइन क्लास का आईडी पासवर्ड भी हम यूट्यूब पर नीचे लिंक में डाल देंगे। जिनको ऑनलाइन क्लास करना हो बिल्कुल घर बैठ करके फ्री में आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं। मैथ, साइंस और इंग्लिश का समय सुबह 6 बजे से है, ठीक है। इसके बाद आज हम आप लोगों को 10वां क्लास के पार्ट 1 जो कि ओल्ड स्टूडेंट जिनको इन साल एग्जाम देना है वे, या इस वर्ष 9 से जो 10th में गए हैं वे दोनों के लिए ये पाठ पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि शॉर्ट सिलेबस कर दिया गया था पिछले साल से। लेकिन ये जो पाठ है ये आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये पढ़ना है। टोटल चैप्टर, पूरा चैप्टर पढ़ना है, इसलिए ध्यान दीजिए। आज हम ये चैप्टर आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाने जा रहे हैं। बिल्कुल आसान तरीका में, बिल्कुल सरल भाषा में बताएंगे। बस आप लोगों को ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है, समझना है और देखना है, ठीक है भाइयों बहनों। तो चलिए, आप लोग 10th क्लास का जो बुक है उसका पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, इस चैप्टर को हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए बुक में आप लोगों को पूरा पढ़ाया हुआ है, बताया गया, आप लोग उसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। लेकिन बुक में से जो मेन जो पॉइंट है जिसको हमको पढ़ना है और समझना है, उसको इस बोर्ड पर इसको लिख दिए हैं। अब इससे हम आप लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। अगर अच्छा लगेगा, समझ में अगर बढ़िया से आएगा तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आने वाले टाइम में हम आप लोगों को घर बैठे बहुत अच्छा ढंग से पढ़ाई कराएंगे, तैयारी करवाएंगे, चिंता नहीं करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहला जो हम लोगों का जो पॉइंट पढ़ना है भाइयों बहनों, उसका नाम, उसको हम लोग कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया। हमको सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में जानना है बच्चों। तो आप लोग जानते भी होंगे और नहीं भी जानते हो, कोई बात नहीं है। अभी हम आप लोगों को बहुत ही अच्छा ढंग से बताने जा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले डिफिनेशन पर हम लोग गौर करते हैं कि डिफिनेशन हम लोग यहाँ बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। सिंपल सा बात है भाइयों बहनों, रटने की कोई जरूरत नहीं है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिल जाते हैं और मिल करके जब अपना से नया भिन्न गुण वाला एक अलग पदार्थ का निर्माण करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। कैसे, इसको एग्जाम्पल क्या होगा? तो देखिए एक उदाहरण भी हम यहाँ पे लिए हैं भाइयों बहनों। हाइड्रोजन अलग पदार्थ है, ऑक्सीजन ये भी अलग पदार्थ है। भले दोनों क्या बोलते हैं गैस है, लेकिन दोनों अलग अलग पदार्थ है। ये दोनों जब मिलेगा तब बनता है जल। क्या बनता है बच्चों? जल बनता है। जल जो है ये दोनों से अलग है ना। इसका अवस्था भी अलग है, इसका गुण भी अलग है कि नहीं है? यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम लोग मिलाएंगे तो क्या बनेगा? जल बनेगा। यहां भी आप लोगों को लिख दिए H2+O एरो H2O। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। सिंपल भाषा में समझेंगे, जब दो पदार्थ को मिलाएंगे और मिलाने से अगर एक नया पदार्थ अगर बनता है, एक या एक से अधिक एक नया पदार्थ बनता है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे, उसी प्रक्रिया को बोलेंगे रासायनिक
अभिक्रिया। सबको आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा बच्चों, भाइयों बहनों। इसको रटना नहीं है, समझना है। पढ़ाई ऐसा चीज है जिसको रटने से याद नहीं होता है, नोट करने से भी याद नहीं होगा। नोट भले कॉपी में कीजिए, लेकिन उसको बस रिपीट करने के लिए, कभी दिमाग में माइंड में भूल गया तो उसको एक बार रिपीट करना, देखने के लिए, बाकी रटने के लिए नहीं। तो आप लोग को समझ में आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाते हैं और एक या एक से अधिक नया पदार्थ का जब निर्माण करते हैं अपना से अलग गुण वाला ना, उसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट जो हम लोगों को बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण, मतलब कि कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा उसका लक्षण क्या होगा, उसका क्या, कैसे हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसका पहला पॉइंट होता है उसका अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। उसका अवस्था में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। कहीं कैसे, तो अब ध्यान से देखिए, ये दोनों गैस था, अब गैस से इसका अवस्था बदल के क्या हो गया, क्या हो गया, जल हो गया। अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा ना, रंग में परिवर्तन हो जाता है। कुछ ऐसे भी रासायनिक अभिक्रिया होता है जिनका रंग बदल जाता है, जैसे कि लोहे पर जंग लगना। लोहा जब ऐसे देखिएगा तो लोहा का सतह चमकदार होता है, लेकिन जंग लगता है तो भूरा कलर का हो जाता है ना। तो लोहे में जंग लगना, कुछ ऐसे अभिक्रिया है ना जो होते हैं तो उसमें गैस का निर्माण होता है, माने गैस का उत्सर्जन होता है, माने गैस निकलता है। ये सब है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। ये सब परिवर्तन दिखाई देंगे कब, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तब। अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं भाइयों बहनों। अब हम लोग दैनिक जीवन, हम लोग जो रोज जो जी रहे हैं अपने लाइफ स्टाइल में जो चल रहा है, उसमें बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं बच्चों, भाइयों बहनों, जिसको हम लोग प्रतिदिन देखते हैं। लेकिन अगर देखने के साथ साथ उसको अगर माइंड में अगर सेट करें तो हमको केमिकल रिएक्शन याद हो जाएगा। कई कैसे, तो हम लोग के दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की अभिक्रियाएं होते हैं, घर में, आसपास, हमारे शरीर में भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, बस उसको समझने की जरूरत है। तो हम लोग जान गए कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के अपने से भिन्न गुण वाला नया पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या है। तो पहला हो गया हमारे शरीर में भोजन का पाचन। हम लोग रोज खाना खाते हैं, रोज माने प्रतिदिन, सुबह शाम दोपहर में भोजन करते हैं। हमारे पेट के अंदर में जब भोजन जाता है तो वहां पर रिएक्शन होकर के, अभिक्रिया होकर के, है ना, अभिक्रिया होता है। भोजन के पाचन भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब तो भोजन का पाचन तो थोड़ा सा अलग बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा देखिए श्वसन। हम लोग 1 मिनट भी बिना श्वास के नहीं रह सकते हैं। श्वसन हम लोग सेकेंड करते रहते हैं, सेकेंड में ना। तो ये जो श्वसन जो प्रक्रिया है यह भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। कई कैसे, हम लोग श्वास क्या लेते हैं भाइयों बहनों, ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। लेकिन जब छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन का गुण अलग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का गुण अलग होता है। तो श्वसन प्रक्रिया भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। अब नेक्स्ट आते हैं तीसरा पॉइंट जो हम लोग आप लोगों को लिखे, दही का बनना। आप लोग को सबको पता है, सबके घर में दही है, सबको आप लोग दही खाए होंगे, है ना, खाते भी होंगे, खाना भी चाहिए, है ना। तो दही जो है, दही जो खट्टा पदार्थ है, कैसा पदार्थ है, खट्टा पदार्थ है। लेकिन दही से पहले आप लोग सोचे हैं कि क्या रहता है, डायरेक्ट दही होता है नहीं ना, वह सबसे पहले दूध होता है। क्या होता है, दूध। और दूध कैसा लगता है, मीठा लगता है। कैसा लगता है, मीठा लगता है। लेकिन जब दूध से वही रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके दही बन जाता है ना, तो उसका जो स्वाद है वो बदल जाता है ना, उसका गुण जो है ना, उसका अवस्था जो है परिवर्तित हो जाता है। तो दूध से दही का बनना भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है भाइयों बहनों, है ना। रासायनिक अभिक्रिया मतलब कि उसका पूरा क्या बोलते हैं, गुणधर्म बदल जाना ना, गुणधर्म बदल जाना। गुणधर्म बदलने के बाद उसको भौतिक विधि द्वारा उसको हम कभी फिर से रिटर्न नहीं कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए इसमें जो अभिक्रिया हुआ, ये जो अभिक्रिया हुआ, इसमें 2 पॉइंट और है। इसको देखिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, अभिकारक, जिसको अभिकर्मक भी कह सकते हैं, अभिकारक। ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग मतलब कि हिस्सा लेते हैं ना, उन्हें कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। ये कौन, जैसे देखिए ये जो पूरा है एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया है ना। इस रासायनिक अभिक्रिया में ध्यान से देखिएगा, इस रासायनिक अभिक्रिया में जो ये जो पदार्थ है
H2 और ये जो O पदार्थ है ऑक्सीजन, ये दोनों जो है इस अभिक्रिया में भाग ले रहा है, मिल रहा है ना। इस अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं ना, उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और इनसे जो फल प्राप्त होता है उसको बोलते हैं प्रतिफल। कई कैसे? तो देखिए H2 और O को मिलाने पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर जल का निर्माण हो रहा है। तो जो निर्माण होता है, जो बनता है, यानी कि जो पैदा ले रहा है एक अलग गुणधर्म वाला, उस अलग गुणधर्म वाले को हम लोग बोलेंगे प्रतिफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रतिफल। एक बार इसको बढ़िया से पढ़ लेते हैं। अभिकारक यानी कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, मतलब भाग लेते हैं। तो ये देखिए, ये रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें ये दोनों भाग ले रहे हैं, इसलिए क्या हो गया? अभिकारक हो गया। क्या हो गया? अभिकारक हो गया। और भाग लेने पर ना ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया इसमें इनका निर्माण हो गया, इनको प्रतिफल बोलते हैं बच्चों। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, आसान ऐसा करते हैं, है ना। अब नेक्स्ट जो हम लोगों को जो पॉइंट पढ़ना है बच्चों, भाइयों बहनों, वो पढ़ना है रासायनिक समीकरण ना। रासायनिक समीकरण माने केमिकल इक्वेशन। तो इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, है ना, रासायनिक समीकरण के बारे में, तो रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? बहुत इजी है, बस माइंड को मेकअप करना है, सेटअप करना है और याद हो जाएगा। रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? तो देखिए, आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में भाइयों बहनों। पहले क्या पढ़े हैं हम लोग? हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे हाइड्रोजन का संकेत। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे ना कि हाइड्रोजन का जो संकेत होता है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को हम लोग संकेत, इसको हम लोग क्या से लिख सकते हैं? H से लिख सकते हैं। ऑक्सीजन को क्या से लिख सकते हैं? O से लिख सकते हैं। तो यही चीज है रासायनिक समीकरण में। क्या करना है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं ना सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं संक्षिप्त सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, निरूपण माने लिखना, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है ना। लेकिन ध्यान देना है इसके साथ साथ कि रासायनिक अभिक्रियाएं प्रतीकों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। मतलब आप लोग एक एग्जांपल समझिए, जैसे कि Mg मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जब ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया कराया जाता है O2 से, तो MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये जो मैग्नीशियम को मैग्नीशियम न लेकर के इसका संकेत के रूप में हम लोग यहाँ पर निरूपित किए, मतलब लिखे, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन न लिख करके शॉर्ट में O2 लिख दिए, और ये तीर का निशान ये अभिक्रिया को दर्शाता है। अभिक्रिया होकर के मैग्नीशियम जब ऑक्साइड बना रहा है ना, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड न लेकर के इसको MgO लिख दिए, तो यही हमको कहलाएगा, क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। क्या कहलाएगा बच्चों? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये रासायनिक समीकरण अभी इसको हम लोग कह सकते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। कहिए क्यों? क्योंकि रासायनिक समीकरण है लेकिन यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब जब कोई असंतुलित रासायनिक समीकरण रहेगा बच्चों, तो उसको बोलते हैं कंकाली। क्या बोलते हैं? कंकाली ना। कंकाली समीकरण हो गया। इसको बोले कब? जब असंतुलित रहेगा, अनबैलेंस्ड इक्वेशन रहेगा तब। तो इसको हमको संतुलित भी लिखना जरूरी है ना। तो हम आपको इसको आगे संतुलित करने के लिए अभी नेक्स्ट पॉइंट में बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इनका प्रतीक के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। भौतिक अवस्था क्या होता है बच्चों? तो कोई भी पदार्थ होता है, इसको 3-4 भौतिक अवस्था होता है। पहला हो गया सॉलिड, दूसरा का हो गया लिक्विड, और तीसरा का हो गया गैस, और चौथा ऐसा मान के चल सकते हैं जलीय विलयन ना, एक्वागार्ड। यानी कि देखिए, सॉलिड को एस से दिखाएंगे, लिक्विड को एल से दिखाएंगे, गैस को जी से दिखाएंगे, एक्वागार्ड को AQ से दिखाएंगे, है ना। ये हो गया इसका भौतिक अवस्था। इसको भी लिखना आवश्यक रहता है। जैसे कि Mg है, Mg सॉलिड है, इसको बगल में हम लोग S से लिख सकते हैं। ऑक्सीजन क्या है? गैस है, इसको बगल में हम लोग G लिख सकते हैं। MgO यो सॉलिड है, तो यहाँ पर S लिख सकते हैं। इस तरह से कोई भी रासायनिक समीकरण लिखा जाता है भाइयों बहनों। अब हम लोग चलते हैं, इसके बाद हम लोगों को जो अगला जो पॉइंट पढ़ना है ना, वो पढ़ना है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्या करना? संतुलित करना ना। तो रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए आप लोग को आता होगा तब ठीक है, नहीं भी आता होगा तो आज हम पूरा आप लोगों को डिटेल बढ़िया से आप लोगों को हम बता रहे हैं। आप लोग को समझना है, देखना है और बनाना है। जैसे कि मान के चलते हैं, एक समीकरण हम यहाँ पर आप लोगों को ले लिए, Fe ना, लोहा मतलब आयरन, और जल H2O ना, एरो F3O4 प्लस Fe3O4 प्लस H2 ना। तो इसका हम देखेंगे कि क्या यह
रासायनिक समीकरण जो है यह संतुलित है कि नहीं है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसको बहुत विधि से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक आसान विधि बता रहे हैं अनुमान विधि द्वारा, जो कि एकदम आराम से समझ में आएगा। इसके लिए क्या कीजिए, एक सिंपल एक टेबल ऐसा ले लीजिए, एक तत्व का कॉलम ले लीजिए, एक अभिकारक का कॉलम, एक उत्पाद का। अभिकारक उत्पाद आप लोगों को समझ में आ गया है, और तत्व मतलब हो गया वही पदार्थ ना। तो चलिए तत्व हम लोग लिख लिए। तत्व में हम लोग इधर देखते हैं लेफ्ट साइड LHS, यहाँ पर Fe है, Fe लिख दिए। इसमें एक और तत्व है, देखिए यहाँ हाइड्रोजन यानी कि H लिख दिए। इसके बाद एक और तत्व है O लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप लोगों को बढ़िया से आप लोग को समझा रहे हैं, समझिएगा। अब दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करके आप लोग पूछ भी सकते हैं हमसे, है ना। आप लोग सीधा मेरा मोबाइल नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मेन व्यू रहता है भाइयों बहनों कि बच्चों को हेल्प करना, बताना, समझाना, इसलिए पूछने में नहीं संकोच करना है। तो चलिए सबसे पहले Fe का जो एटम जो है परमाणु संख्या उसको देखेंगे। तो इसका देखिए Fe यानी कि इसका परमाणु संख्या जो आप लोगों को बीच में है भाइयों बहनों 1 है। कितना है, 1 है। अब इधर Fe का देखेंगे कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। यहाँ पर आ जाए H का कितना है, तो 2 है, 2 है। यहाँ भी H का कितना है, 2 है, वो लिख दिए। अब इसमें आ जाइए, बच गया O का कितना है, यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 4 है। तो दिस इज ए नॉट ना संतुलित रासायनिक समीकरण, या संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। तो इसको हम लोग संतुलित करेंगे। देखिए बहुत आसान विधि से बताते हैं बच्चों, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। क्या कीजिए ना, सबसे पहले इसको कोष्ठ में बंद कर दीजिए। कहीं कोष्ठ में क्यों बंद कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर में हमको कुछ नहीं करना है। बात समझ रहे हैं ना, इसके अंदर में हमको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। जो भी करना है संतुलित करने के लिए हमको बाहर में करना है। इसको कोष्ठ में बंद कर देंगे। अब कहेंगे बाहर में क्या करना है, तो बराबर करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मतलब गुना करेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाए लोहा, जो Fe है, यहाँ पर 1 है और वहां पर कितना है, 3 है। तो हमको यहाँ पर 3 परमाणु संख्या बनाना चाहिए। यहाँ 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर लिख दीजिए 3। क्या लिख दिए, 3। अब 3 से मल्टीप्लाई किए, बराबर हो गया। लेकिन अब आ जाए H तो बराबर देवल है, लेकिन O में आते हैं तो O जो है इधर 4 है इसका परमाणु संख्या। अब इधर पर कितना है, ध्यान दीजिए, इधर पर कितना है, तो इधर आपका मात्र 1 है। तो हमको 4 ना होना चाहिए भाइयों बहनों, इसलिए यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए एक और गड़बड़ हो रहा है। कहीं क्या गड़बड़ हो रहा है, जैसे यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई किए ना, ये सिर्फ H2 में नहीं गुना हुआ, इसमें भी हो गया। यानी कि O जो 2 था ना, तो यहाँ पर इसमें 4 से गुना हो गया, तो ये 8 हो गया। कितना हो गया, 8। अब इसको भी हमको इधर भी क्या बोलते हैं, इधर भी हमको बराबर होना चाहिए। बात समझ में रहा है ना, इधर भी हमको बराबर होना चाहिए ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जैसे ही आप इसमें मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर O जो है 4 हो गया, यानी कि O तो आपका बराबर हो गया ना। अब जैसे यहाँ पे हम गुना किए, तो अब ये जो H जो है वो 4 गुना क्या हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया। यानी कि H मेरा बढ़ गया, इधर भी तो बढ़ना चाहिए ना। यहाँ पर H क्या हुआ है, 2 है, यानी कि यहाँ पर 4 से गुना कर देंगे। 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको देखिए, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अब इसको हम लोग आंसर में हम लोग लिख सकते हैं भाइयों बहनों। क्या लिख सकते हैं, 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2O। ये हुआ मेरा फाइनल आंसर। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरह से और हम आप लोगों को समीकरण अभी आगे बताने वाले हैं। आप लोग बनाइए, समझिए, और दिक्कत होता है तो हमसे पूछिए। थैंक यू।